हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो जाति धर्म लैंगिक मसले, इस चैप्टर को समझेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। जैसे हमारे भारत में भी देख लीजिए कितने अनेकों तरह के, अनेकों धर्म को मानने वाले लोग हैं, अनेकों जाति के लोग हैं। और इतना विभिन्नता और विविधता होते हुए भी हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, एक मजबूत लोकतंत्र देश है। तो हम पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको। और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानता जो है उस पर गौर करेंगे। और इसमें देखेंगे कि लिंग, धर्म और जाति, जो ये 3 सामाजिक असमानता है उस पर आधारित सामाजिक असमानताएं जो है उसको देखेंगे इस चैप्टर में। और ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में व्यक्ति होती है, और हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। और इसमें हम देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या फिर नुकसानदेह। तो देखते हैं कि ये जाति, धर्म और लैंगिक जो मसले हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कैसे होता है। लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे घरों और समाज में आज भी मौजूद है, आज भी दिखाई देता है। अधिकांश घरों में चूल्हा चौका और साफ सफाई के काम महिलाओं द्वारा या उनकी देखरेख में नौकरों के द्वारा किए जाते हैं। घर के बाहर के काम पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, अभी भी ये मौजूद है। सार्वजनिक जीवन पर अक्सर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर ही सिमट कर रहना पड़ता है। तो हालांकि पहले की अपेक्षा अभी बहुत कुछ सुधार हुआ है। आज महिला भी दफ्तर में, ऑफिस में, राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। लेकिन कुछ कुछ घरों में अभी भी इस तरह की भावना जो है देखने को मिलता है, दिखाई देता है। तो नारीवादी आंदोलन जो है इसी से जुड़े, इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि नारीवादी आंदोलन क्या है। तो जो आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं उसी आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। जो आंदोलन महिलाओं को अधिकार दिलाता है उसी को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो नारीवादी आंदोलन, लेकिन हाल के वर्षों में लैंगिक मसलों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत का समाज एक पितृ प्रधान समाज है, फिर भी आज महिलाएं एक कई क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारा भारत देश जो है पितृ प्रधान देश होते हुए भी यहाँ की महिला आज कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पुरुषों की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर अभी भी महिलाओं की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। 76% अगर पुरुष की साक्षरता दर है तो महिला की साक्षरता दर बहुत कम है, 54% है। और ऊंचे पद पर बहुत कम महिलाएं अभी भी देखने को मिलती है। कई जगह पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन कम होता है। हालांकि हर जगह तो इस तरह का अब नहीं है, इस तरह का भेदभाव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रतिदिन अधिक घंटे भी काम करने पड़ते हैं, कहीं कहीं इस तरह का अभी भी देखने को मिलता है। तो आज भी ज़्यादातर परिवार में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक प्रश्रय दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या कई मामले सामने आते, कई बार इस तरह का मामले सामने आते हुए दिखाई भी पड़ता है। इसलिए भारत का लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में अभी भी कम है, बिल्कुल नहीं है, महिलाओं के पक्ष में नहीं है। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। और समाज में अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते दिखाई देता है और उनका दमन भी होता है।
तो महिलाओं में साक्षरता दर अभी मात्र 54%। ये 54% जो महिला की साक्षरता दर दिया हुआ है यहाँ पर जनगणना 2001 के अनुसार ये है। अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो पहले साक्षरता जो है, महिलाओं की साक्षरता जो शब्द आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, तो साक्षरता और शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा को सामान्यतः सामाजिक विकास के संकेतों के तौर पर देखा जाता है। साक्षरता का विस्तार औद्योगिकरण, शहरीकरण, बेहतर संचार, वाणिज्य विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ भी संबंध इसका है। तो संशोधित साक्षरता स्तर जागरूकता और सामाजिक कौशल बढ़ाने का काम करता है, आर्थिक दशा सुधारने में सहायक होता है। साक्षरता जीवन की गुणवत्ता, आयु प्रत्याशा, बच्चों का पोषण स्तर और निम्न शिशु मृत्यु दर को सुधारने में भी योगदान करती है। तो साक्षरता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्त्री को साक्षर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो महिलाओं का साक्षरता दर दिया हुआ है 2001 के अनुसार 54% है, जबकि पुरुषों में 2001 के अनुसार 67% है। जब 2001 के अनुसार के आंकड़ा दिया हुआ है, 2011 का हम देखें, 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% रही है, देश की साक्षरता, और पुरुषों में साक्षरता 80.9% और महिलाओं में 64.6% 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2001 का आंकड़ा और 2011 के जो हम आंकड़ा देखें तो इसमें 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता दर में सर्वाधिक 18.6% की वृद्धि दिखाई दिया है, वृद्धि हुआ है। दादर और नगर हवेली में जो दर्ज किया गया है साक्षरता दर वहाँ पर 57.6% से बढ़कर के 76.2% हो गई है। इसके पश्चात सबसे कम बिहार में 14.8% है, इसमें सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक 5 सर्वोच्च साक्षरता दर वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को हम देखें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य में सबसे पहले स्थान पर केरल रखता है। 94% है केरल का साक्षरता दर। 2011 के जनगणना के आंकड़ा के अनुसार 94% केरल के साक्षरता दर सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है केरल। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 91%, मिजोरम लक्षद्वीप 91.8 और मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और दूसरे और निम्नतम साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें बिहार सबसे निचले स्थान पे है 61.8%, और केंद्र शासित प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश 65.4% है, और राजस्थान 66.1%, और झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश 67.0% है। तो ये 2011 और 2001 और 2011 के आंकड़ा को अगर हम देखें तो इसमें वृद्धि साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, पुरुषों में भी, देश के भी साक्षरता दर और महिलाओं में भी। फिर भी अगर हम साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को देखें तो अभी भी कम है साक्षरता दर, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्कूल पास करने वाले लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उस शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। और जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कम भी नहीं है। तो इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। और तो आज तो बहुत ही अग्रेसिव हो गई है पहले के अपेक्षा आज के हमारा समाज, लेकिन अभी भी इस तरह की धारणा कहीं कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो इस तरह का स्थिति कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस स्थिति के चलते अभी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है।
भारत में औसत इसका एक स्त्री और एक पुरुष की तुलना में प्रत्येक दिन 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादा काम के बदले ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। अक्सर इस तरह का देखने को मिलता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम भी बनाया गया है, एक्ट भी बनाया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो समान काम के लिए समान वेतन का भी हमारा संविधान में प्रावधान किया गया है। तो अब हमारा टॉपिक है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में कई महिलाएं प्रखर राजनेता हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही खराब है। विधायकों और मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय स्वशासी निकायों की 1/3 सीटों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित रखा गया है यहाँ पर, लेकिन संसद और विधानसभाओं में अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी है, और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। तो इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है, और भारत इस मामले में अफ्रीका, लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। तो कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ जाती है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। तो इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज्य के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं हुए हैं, इसलिए पास नहीं हो सका है। तो नेक्स्ट टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति में धर्म हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कुछ देशों में राजनीति पर केवल बहुसंख्यक समाज की पकड़ है, इससे अल्पसंख्यक समाज को भारी नुकसान होता है। यह बहुसंख्यक आतंक को बढ़ावा देता है। तो सांप्रदायिकता क्या है? जब राजनीतिक वर्ग द्वारा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है। जब एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है, कहने का मतलब है कि जब एक धर्म को प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाता है, तो इसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। यहाँ पर ही इसी जगह पर सांप्रदायिकता उत्पन्न होता है, तो इसी को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। राजनीति में सांप्रदायिकता के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग को लगता है कि उनका धर्म अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ है, तो ऐसे लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं, और इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, असुरक्षा की भावना भर जाती है। तो अक्सर संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल भरने के लिए धार्मिक चिन्हों, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपीलों का इस्तेमाल होता है। चुनाव में अक्सर आप देखे होंगे कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल ये धर्म को लेकर, जाति को लेकर के ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है। अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल भरने के लिए धार्मिक चिन्ह, धर्म गुरु और भावनात्मक अपीलों का इस्तेमाल होता है। कई बार सांप्रदायिकता इतना उग्र रूप ले लेती है कि सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे तो हमेशा देखने को मिलते रहता है।
तो एक धर्मनिरपेक्ष शासन होना चाहिए, ये सब सांप्रदायिक दंगे ना हो, धर्म जाति राजनीति से ऊपर एक धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना होना चाहिए। हमारा देश भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्ष आखिर क्या है? वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी धर्म को समान दर्जा दिया जाए, सभी जो धर्म है सभी धर्मों को एक समान दर्जा दिया जाए। हमारा संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्म समान है। आप कोई भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार मान सकते हैं। आपको कोई भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, दबाव नहीं डाला जाएगा। तो वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर हम राजकीय धर्म को दर्जा हमारे संविधान में दे दिया जाएगा तो फिर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान में कोई भी राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत के नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की छूट है। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही की गई है। लेकिन सरकार को धार्मिक मुद्दों में तब हस्तक्षेप करने की इजाजत है जब विभिन्न समुदायों में समन्वय बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी लगने लगता है तो वहां पे सरकार धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करती है। जाति और राजनीति, जाति व्यवस्था भारत के समाज की अनोखी विशेषता है। जो जाति व्यवस्था है भारत की एक अनोखी विशेषता है और इस तरह की सामाजिक व्यवस्था किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती है और देश में नहीं देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था के अनुसार हर जाति का एक तय पेशा होता है। किसी विशेष पेशे को किसी विशेष जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति ही अपना सकता है। किसी भी जाति के लोगों में अपनी जाति विशेष के प्रति गहरा लगाव देखने को भी मिलता है। तो इसमें से कुछ जातियों को ऊंची जाति माना जाता है जबकि अन्य जातियों को नीची जाति की श्रेणी में रखा जाता है। तो जाति पर आधारित जो पूर्वाग्रह है, हमने राजनीति में भी समाज विभाजन की 2 अभिव्यक्तियां देखी है और इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक और लाभदायक है तो दूसरी ओर नकारात्मक और नुकसानदेह भी है। तो जाति पर आधारित जो पूर्वाग्रह है, भारतीय समाज में आज भी जाति पर आधारित पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती है। ऊंची जाति के कई लोग तो दलितों की छाया से भी परहेज रखते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए हैं जिसके कारण जातिगत विभाजन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आर्थिक विकास तेजी से होता, शहरीकरण, साक्षरता दर जो बढ़ रहा है तेजी से, पेशा चुनने की आज़ादी और जमींदारों की कमजोर होती स्थिति में जो स्थिति है तो ये स्थिति की इसमें बड़ी भूमिका रही है। जाति पूर्वाग्रह को जातिवाद जो है अभी भी जो चल रहा है उसमें भूमिका बहुत बड़ा निभाया है। साक्षरता दर, शहरीकरण और पेशा चुनने की जो आज़ादी है तो अभी भी शादियां तय करने में जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। आप किसी भी अखबार में वैवाहिक विज्ञापन को देख लीजिए, उन विज्ञापनों में जाति पर आधारित समूह दिखाई देंगे लेकिन जीवन के अनेक जो मामले होते हैं जाति का प्रभाव खत्म होता भी दिख रहा है। अभी बहुत सारे शादी विवाह भी अदर जाति में भी होना शुरू हो गया है। तो ऊंची जाति के लोगों को सदियों से शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने के कारण ऊंची जाति के लोगों ने आर्थिक रूप से अधिक तरक्की की। आज भी पिछड़े जाति के लोग सामाजिक और आर्थिक विकास में पीछे चल रहे हैं। राजनीति में जाति क्या भूमिका निभाता है? तो भारतीय राजनीति में भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्यादातर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन उस क्षेत्र की जातीय समीकरण के आधार पर होता है। हर जाति के लोग राजनीतिक सत्ता में अपनी अपनी भागीदारी लेने के लिए अपनी जातिगत पहचान को अपने अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और कई जातियों ने मिलकर अपना गठबंधन भी बनाया है ताकि वे अच्छे तरीके से राजनीतिक मेल भाव कर सके।
जाति समूहों को मुख्य रूप से अगड़े और पिछड़े वर्गों में बांटा जा सकता है, लेकिन जातिगत विभाजन से अक्सर समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और हिंसा भी हो सकती है। तो जातिगत असमानता है क्या? जातिगत असमानता, अभी भी जाति के आधार पर आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। ऊंची जाति के लोग सामान्यतः संपन्न होते हैं, पिछड़े जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित तथा आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। तो सबसे निम्न जातियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। नीचे लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं देखने को मिलता है। तो सभी समाज में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाज में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पेशा चलते रहता है। तो इस तरह से अभी भी देखने को मिलता है। हालांकि अब तो अपना काम चुनने का अधिकार भी अपने हैं, आप खुद से अपना काम चुन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी परिवर्तन भी हुआ है, एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशगत विभाजन को, रीति रिवाजों को मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। अब उस तरह की देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। भारत में हम 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो जो धार्मिक समुदाय की आबादी है उसमें हिंदू बहुल, भारत तो हिंदू बहुल क्षेत्र है ही, तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है 79.8 है प्रतिशत है हिंदुओं की संख्या, और मुसलमानों की संख्या है 14.2%, जबकि ईसाई की संख्या है 2.3 और सिखों की संख्या है 1.7%, जबकि अन्य लोगों की, जिसमें बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, बौद्ध की 0. अन्य का 2% में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं 0.7% और जैन धर्म को 0.4%, और अन्य धर्म के लोग हैं जो 2% हैं। तो ये आंकड़ा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू जाति के लोग हैं, और क्योंकि भारत हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो ये भारत का जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं अलग अलग, तो इसका 2011 के आंकड़ा के अनुसार ये आंकड़ा अभी हम जो बता रहे हैं वो है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के प्रयास से सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है, या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना जो खा रहा है आदमी साथ में, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है हमारा संविधान में, और संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियां का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। तो समकालीन भारत में जाति प्रथा जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं।
तो संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, जबकि हमारा संविधान में आर्टिकल 17 के तहत दिया गया है कि छुआछूत की जो प्रथा है उसको समाप्त किया जाता है। छुआछूत की प्रथा को समाप्ति कर दी गई है। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। ये प्राचीन काल से देखने को मिलता है, आज भी कुछ देखने को मिल जाता है। तो जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चरण मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। तो जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात आज सामान्य रूप से काफी जाता है और जाति और आर्थिक हैसियत से काफी निकट का संबंध है। तो ये जातिगत असमानताएं पहले की अपेक्षा जो जातिगत असमानताएं हैं वो बहुत ही अभी कम हुआ है। और हाँ, छुआछूत की जो भावना है वो हमारा संविधान में वो आर्टिकल 17 के तहत उसको अंत कर दिया गया है। तो ये बहुत सारा बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा आज। तो ये था हमारा जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो ये अगर आप तक इस चैनल को अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।